मैम आई हमें पढ़ाने, जो लेक्चरर थी हमारी, तो उन्होंने लेक्चर दिया। उनकी सारी मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने एंड कर दिया, लेकिन उसमें मुझे कहीं भी एक हिंदी वर्ड नहीं मिला, क्योंकि मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो लेकिन उसकी जानकारी हमें इंग्लिश के थ्रू ही मिलती है। ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी का ये पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो इसके पहले हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम पलक मिश्रा है। मैं हरैया में रहती हूँ, रक्सौल का ही गांव है हरैया, मैं वहीं पे रहती हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैंने CUET का एग्ज़ाम क्रैक करके, जिसमें मेरे 93% मार्क्स आए थे, और अभी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। रक्सौल की लड़की दिल्ली तक पहुंच गई है ना, और वो भी 93% मार्क्स के साथ। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कुछ जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पापा जी कैसे क्या करते हैं, माता श्री क्या करती हैं, कुछ बताना चाहोगी तो बताओ। सर मेरे पापा NGO में एक वर्कर है और मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, और एक मेरा छोटा भाई आकाश जो इस साल 12th पास आउट हुआ है। चलो, अभी बताओ कि फिर तुम रही तो रक्सौल में ही हो, तो 10th कहाँ से पास आउट करी, कौन से स्कूल से पास आउट करी? सर मैं 10th द डंकन एकेडमी स्कूल से पास आउट हुई हूँ, और मैंने आगे की पढ़ाई जो 12th मैंने राजा राम साहब कॉलेज जो रक्सौल का ही है, मैं वहीं से पास आउट की। चलो, अभी आप दिल्ली में हो CUET पास करके, ठीक है। तो DU की कौन सा कॉलेज है जहाँ तुम अपना पढ़ाई जारी रखी हुई हो? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम, जो कि वुमेंस कॉलेज है, मैं उसी कॉलेज में अभी हूँ। चलो चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एक लड़की होकर मतलब कि वो दिल्ली में पढ़ रही है, ठीक है ना। चलो, तो तुमने CUET पास कर गई, तो ये बताओ CUET है क्या? सर CUET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि UG लेवल में होता है और प्लस PG लेवल में भी होता है। जैसे कि हम तो UG है, अंडर ग्रेजुएशन, तो हमने ये टेस्ट दिया था। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अभी भी बहुतों को नहीं पता होगा, और ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि 12th के बाद मेरे को बस 12th तक नहीं पढ़ना था सर, और आगे भी पढ़ना चाहती थी, और घर से भी बहुत सपोर्ट रहा शुरू से। तो कहीं ना कहीं मुझे ये, क्योंकि मुझे ये चाहत थी कि मुझे कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, तो ऐसे फ़ोन पे ही मुझे पता चला था इस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है, इसमें कोई रिटन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे जाके देना होता है। और इसमें 12th से रिलेटेड, 12th के साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ GT जो कि जनरल टेस्ट, और प्लस एक लैंग्वेज चूज़ करना रहता है, जैसे कि मैंने इंग्लिश चूज़ कर रखा था। चलो, तो ये एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट हुआ था तुम्हारा? सर मेरा सेंटर मोतिहारी था। तो तुमने एक लैंग्वेज रखी, इंग्लिश। यस। तो ये बताओ, जो लैंग्वेज रखी तो तुम जो 12 में पढ़ाई करी थी उससे कितना बेनिफिट हुआ उसमें? सर ये टीचर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम और किसी टीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि मैंने अपने 12th का मतलब इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो मैंने आपके पास पढ़ रखा था, तो ये था कि जैसे आप पढ़ाते थे कि सिलेबस, तो उसके साथ साथ आप बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाते थे, जैसे कि ग्रामर और इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करते, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ाते थे। तो बहुत सारे ग्रामर का जो पार्ट आप पढ़ाए थे वो मतलब यूज़फुल क्या, उसी से सारे थे क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं टीचर्स पे सर डिपेंड करता है। चलो, यानी कि तुम्हारी इंग्लिश जो तुमने तैयारी करी उससे तुम्हें बहुत सारा फ़ायदा हुआ उसमें। यस सर। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी और जो GK वगैरह जो था वो सब GT और डोमेन्स जो कि 12th में पढ़े रहे, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ा। yes. लेकिन इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मॉक टेस्ट मैंने दे रखा था इंग्लिश और भी सारे सब्जेक्ट का, और बस मैंने मॉक टेस्ट दिया था, और मैंने अपना पर्सनल पढ़ाई वो तो सेल्फ स्टडी, और जैसे कि मुझे पता नहीं था कैसे क्वेश्चन आते ये सब की चीज़ें, तो मैंने ज़्यादातर मदद यूट्यूब से ली। चलो,
यानी कि आपने पढ़ाई लिखाई हर किसी टीचर्स में के देख रेख में करी, CUT की, या अपने से खुद ऑनलाइन क्लास करके करी? सर मैं सच बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नाम है, और कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि उसमें एडमिशन ना मिले, सब चाहेंगे कि मेरे को एडमिशन उसमें मिल जाए। तो मेरा शुरू से ये था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में जाऊं, और इस टेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता था और मैं कभी सोची भी नहीं थी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर मैं दिल्ली जैसे शहर में जाऊंगी रक्सौल से। चलो इसकी बात। तो अच्छा, तो इसकी तैयारी तुमने एक यूट्यूब से करी? ऑनलाइन बेस्ड। भाई कोई टीचर्स के सहारा नहीं, केवल यूट्यूब ही काम चलता रहा? सर, और इंग्लिश तो सर मैंने मॉक टेस्ट जब दिया तो मुझे पता चला कि हाँ मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत नहीं सर ऑलमोस्ट बोलेंगे, ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो आप ग्रामर पढ़ाते थे, जो कि मतलब टेंस वगैरह वो सारी चीज़ें थी सर उसमें। तो मैंने जब मॉक टेस्ट अटेंड किया था उस टाइम पता चला था कि हाँ इंग्लिश मेरा प्रिपेयर है। चलो ठीक है। ये बताओ, पढ़ाई के क्रम में आदमी तो चलो, मैंने जो 12 क्लास करता है तो बहुत सारे ट्यूशन्स वगैरह करते हैं। जैसे तुम कॉमर्स फैकल्टी में थी तो तुम कॉमर्स की क्लास भी करती होगी, इंग्लिश की क्लास भी करती होगी। साइंस वाले बच्चे साइंस की क्लास भी करते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते होंगे और बायोलॉजी भी पढ़ते होंगे। तो ये बताओ कि स्टूडेंट की ज़िंदगी में सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है? सर मैं सच बोलूँ तो सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के लाइफ में। और मैं कहीं ना कहीं मेरा मतलब ये पास आउट करने का या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न रहा तो वो था सेल्फ स्टडी, क्योंकि टीचर हमें मतलब जैसे मार्गदर्शन दिखाता है और लेकिन उस चीज़ को पढ़ना, क्योंकि टीचर सारे बच्चों पे पर्सनली नहीं अटेंड कर लेता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं टीचर्स तो हमें गाइड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। और मैं सीरियसली सजेस्ट करूँगी सारे स्टूडेंट को कि हाँ टीचर्स का ज्ञान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए, होना नहीं एकदम होना चाहिए कंपल्सरी। तो सेल्फ स्टडी सर होना ही चाहिए। यानी सेल्फ जो स्टडी होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। टीचर के पास जाते हो तो टीचर के गाइडलाइन बता देता है, yes, लेकिन चलना जितना आप लेबर करते हो उतना ही आप निखर के सामने आते हो। तो स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हैं पलक कि भाई आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है, और पढ़ाई करो लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर किया करो। 24 घंटे में अपने लिए भी कुछ निकालो कि ढंग से पढ़ा जाए, अपने से समझा जाए। तो चलो, तूने बताई कि सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बताओ कि तुम जब तैयारी करती थी या अभी पढ़ती हो तो कितने घंटे तुम सेल्फ स्टडी पर देती हो? सर मैं सच बताऊं तो मेरे को सीखने का बहुत जुनून रहता है हमेशा, और मैं 12 दे के घर पे नहीं बैठी सर। मैं 12 दे के मतलब सोच रही थी कि क्या करना है आगे। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था उस टाइम भी मैंने आपका स्पोकन क्लास जो था वो मैंने ज्वाइन किया, और इतना ही नहीं मैंने कंप्यूटर क्लास भी एक्स्ट्रा, मैं DFA का कोर्स किया रक्सौल से ही। और इस सब के बावजूद मैंने घर पे 5 से 6 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करती थी, जो कि मेरा CUET के लिए था। तो क्लासेस के बावजूद मैं उतने घंटे पढ़ती थी। यानी और आज दिल्ली में रहती हो तो वहाँ भी तो सेल्फ स्टडी करती होगी ना? yes, तो वहाँ कितना समय लगता है, कितना समय दे पाती मतलब हो? ऐसे होता है स्टूडेंट के अंदर कि एग्ज़ाम आते हैं तो उस टाइम ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है। जैसे नॉर्मल तो मैं 4 से 5 घंटा, और एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम पे फोकस रहता है और डर भी रहता है कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है। तो सारे बच्चे ऐसे करते होंगे सर, नॉर्मल डे से ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम पढ़ते हो। यानी नॉर्मल डे में 4 से 5 घंटे तुम सेल्फ स्टडी पे देती हो क्लासेस के बावजूद, और एग्जामिनेशन के समय तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाता है। इसलिए भाई कम से कम आप लोग भी अपने जो भी देख रहे होंगे तो वो भी अपना सेल्फ स्टडी पे हरा ध्यान दे, अपने लिए 4-5 घंटे निकाले। चलो अब ये बताओ कि तुमने तो 93% मार्क्स ले आई, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन कुछ मन में होता है, आदमी कितना ही पा लेता है तो कुछ ना कुछ चाहत बची रह जाती है। तो तुम बताओ कि तुम कभी ऐसा सोचती हो कि कुछ गलतियां हो गई हमसे, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जो मुझे 93 तक ही रोक के रखा, ऊपर तक नहीं ले गया? तो वैसा कुछ है तुम्हारे कि तुम महसूस करती हो कि मुझसे ये गलतियां हो गई
या परिस्थिति ने मुझे ऐसा करा दिया? सच बोलूँ तो सर जितना भी आ जाता है लगता है कि हाँ थोड़ा और आता, तो 93% मेरे आए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं और ज़्यादा आ सकते थे क्योंकि मुझे ये CUET एग्ज़ाम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैं जो पढ़ी हूँ, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा भी नहीं था। मैं जो पढ़ी हूँ यूट्यूब चैनल से पढ़ी हूँ, और सही में इससे ज़्यादा मेरा मार्क्स आ सकता था अगर मुझे इसके बारे में और नॉलेज रहती। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स भी आ गए जो CUET को क्रैक कराते हैं, तो जो बच्चे अभी दे रहे हैं मैं उन्हें प्रीफर करूँगी कि मॉक टेस्ट, जो कि हम कितना पढ़े उस चीज़ को जानना चाहिए, तो मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखें अपना, और क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि कितना तैयारी हो रखा है हमारा, और कहीं ना कहीं मेरा और अच्छा प्रिपरेशन होता तो मैं नंबर 1 कॉलेज DU की नंबर 1 कॉलेज पे रहती। आज तुम्हारा जो कॉलेज है DU की मतलब कितने रैंक पे आता है वो? सेकंड नंबर पे, यानी DU के सेकंड नंबर कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन है। अगर इसको पहले से पता होता कि CUET कैसे पास आउट की जाती है, कोई भी आदमी इसको बताया होता तो आज ये DU का 1 नंबर कॉलेज में होती, और 93 नहीं होता, 100 आउट ऑफ 100 होता। चलो अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस जो पढ़ाई की जर्नी है जो तुमने रक्सौल से शुरू करी और दिल्ली तक पहुँची, इसमें तुम्हें इंग्लिश का क्या रोल लगा? सर सच बोलूँ तो इंग्लिश का रोल नहीं, मतलब इंग्लिश ही था बस दिल्ली में, क्योंकि मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे खुद के कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, तो मैम आई जो कि लेक्चरर थी। वहाँ पे मतलब सब चीज़ मेरे लिए नया था, क्लासेस, कॉलेज, क्योंकि वैसा कॉलेज में रक्सौल में क्या कहीं नहीं देखी थी कहीं भी। तो वो सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत बड़े बड़े क्लास थे, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जैसी लग रही थी, मतलब बहुत नया लग रहा था। तो जब हमारी पहली लेक्चर लगी तो मैम आई हमें पढ़ाने, जो लेक्चरर थी हमारी, तो उन्होंने लेक्चर दिया। उनकी सारी मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने एंड कर दिया, लेकिन उसमें मुझे कहीं भी एक हिंदी वर्ड नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली लैंग्वेज। मैं सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ कि क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश ऑनर्स नहीं करती हूँ, मैं खुद एक BCom प्रोग्राम से हूँ। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी, क्योंकि ये बाहर में ही बस इंग्लिश ही है सर, क्योंकि मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो लेकिन उसकी जानकारी हमें इंग्लिश के थ्रू ही मिलती है, तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। यानी तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि आज तुम कुछ भी पढ़ लो, कोई भी स्ट्रीम लेकर पढ़ लो, लेकिन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, अदरवाइज आप जितना चाहेंगे उतना नहीं मिल पाएगा। जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल जाएगा। इसलिए इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माने बेटर एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ना, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए भी ज़रूरी, क्योंकि आजकल की डिमांड है। सो फॉर बेटर फ्यूचर बोल सकते हैं, फॉर बेटर फ्यूचर के लिए दिस इज़ द डिमांड ऑफ मॉडर्न एज। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में इंग्लिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो तुम यहाँ के विद्यार्थी को क्या करना चाहोगे कि भाई तुम कोर्स के साथ साथ क्या करो, इंग्लिश पढ़ो कि 2 महीना केवल लास्ट में तैयारी करके पास आउट हो जाओ? सर मैं खुद यहाँ पे पढ़ी हुई हूँ, और मतलब मैं खुद देखी हूँ कि मेरे अंदर खुद, सर मैं दूसरों का बात नहीं बोली, मेरे अंदर बस था कि मतलब सीखने का तो था कि हमको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, और लेकिन सर यहाँ पे मैं बच्चों को स्पेशली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ देखा कि हाँ कि बस सिलेबस कंप्लीट होता है और एग्ज़ाम पास आउट तक ही इंग्लिश रह जाता है, लेकिन बाहर जाने पे सब पता चलता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, और क्या क्या हम सीखे हैं, हम कितना बोल पाते हैं, अपनी काबिलियत का पहचान होता है। तो मैं कहीं ना कहीं आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा सर मेरे इंग्लिश में, क्योंकि मैं 12th का इंग्लिश आपके पास ही पढ़ी थी, और उसके बाद जो 12th के बाद मैंने बोला इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, वो भी मैं आपके पास की थी। तो आप इंग्लिश के A से लेके मैं बोलूँगी पूरे इंग्लिश का ज्ञान आपसे मेरे को मिला, और फिर मतलब मैं सीखी हूँ सर, क्योंकि आप एक बस मतलब एक अच्छे टीचर ही नहीं, उसके साथ साथ आप मोटिवेटर भी हो, इंस्पायर करते हो हमें। तो सर मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा। तो थैंक यू, दिस इज़ योर लव एंड अफेक्शन, ये तुम्हारा प्यार और स्नेह है, ठीक है। चलो मैं सब विद्यार्थी को चाहता हूँ कि ऐसे ही करे, और क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि दुनिया कैसे चल रहा है। यस सर। और मैं जितना मेरा अनुभव है उससे मैं पता करता हूँ कि भैया की दुनिया बहुत आगे है और हम बहुत पीछे चल रहे हैं।
तो उस तरह से मैं बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ ताकि बाहर जाने पे उसे लगे कि हम किसी से पीछे नहीं है। वो ना महसूस करे कि मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ। मैं उसे उस लायक बनाता हूँ ताकि आप वहाँ जाकर अपने आप को उससे कम्पीट करो और कदम से कदम मिलाकर कभी भी पीछे ना रहे, ऐसा मेरा सोच रहता है। सर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आपको पता था बाहर में क्या होता है, उस हिसाब से आप पढ़ाते थे। इसीलिए मैं जानता हूँ ना कि मेरी बेटी डॉक्टर है, तो मैंने उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा था, ठीक है। तो उस क्रम में मैं देखा कि कितना इंपॉर्टेंस इंग्लिश की होती है, और वो भी इंग्लिश जो यहाँ पढ़ाते हैं वैसे नहीं, केवल सिलेबस के लिए नहीं, सिलेबस के बाहर की भी बातें होनी चाहिए। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज के साथ साथ उसका एक्सेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है, इंग्लिश तो लोग सब सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो प्रोनंसिएशन होता है उसका भी कोई रोल है कि नहीं? हम तो यहाँ देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश मतलब नो प्रोनंसिएशन। नो सर, मतलब हमारे यहाँ का इंग्लिश मतलब ऐसे बाहर में बोलेंगे तो मतलब आराम से लोग पहचान जाएंगे कि हाँ हम बिहार से बिलोंग करते हैं। सर जब आप ही पढ़ाते थे तो आप इस चीज़ को बहुत, मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको शायद पता था कि बाहर में कैसे होता है, कैसे बोलते हैं, तो आपका इस चीज़ पे फोकस है। कहीं ना कहीं हमें सुन के लगता था अरे इस सबको तो ऐसे बोलते हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं, इसको ये कैसे प्रोनाउंसिएशन है, अरे कुछ भी बोलते हैं सर, ऐसे ऐसे बातें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाके पता चला कि हाँ इंग्लिश का सही तरीका वैसे बोलना ही होता है, क्योंकि आप उस सबको पढ़ाते थे तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती अरे इसे तो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हमें शुरू से वही चीज़ मिली है। तो फिर आप जब नया कुछ करना चाहते थे तो उस टाइम लगता था अरे ये क्या सर बोल रहे हैं, इसे तो ऐसे बोलते हैं, सर कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लगता था। लेकिन बाहर जाके पता चला कि वही इंग्लिश है। चलो थैंक यू। चलो आगे हम ये बात करना चाहेंगे, जो बिहार बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको मैंने कौन कौन सी चीज़ करनी चाहिए ताकि जाके जो बाहर जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, स्पेशली बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई की बात नहीं कर रहा, बिहार बोर्ड वाले के लिए। सर मतलब ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होना चाहिए जो कि लर्निंग होता है, सीखने की। और मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देखती हूँ कि बस सिलेबस के पीछे ज़्यादा बच्चों का ध्यान रहता है कि हाँ बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं पास हो जाऊँ, उतना तक पढ़ाई नहीं होता है। जैसे कि मैं खुद बाहर गई और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर बाहर में होता है वो है लैंग्वेज। और बाहर में स्पेशली जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, और कहीं का तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जहाँ अभी रह रही हूँ दिल्ली में, वहाँ पे नॉलेज बहुत मैटर करता है सर, स्पेशली इंग्लिश। इंग्लिश में ही हमारे जो लेक्चरर होते हैं वो इंग्लिश में ही आके बोलते हैं, और प्लस स्टूडेंट्स भी सर बहुत एक्टिव है वहाँ के। जैसे हम ही गए थे तो मैंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा है, और स्पेशली मैं इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगी सर, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस की हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बाहर में। यानी कहने का मतलब जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं, yes, तो वह इग्नोर करके ना चले। सर हार्ड लगता है ना कि हाँ कैसे बोल पाएंगे, वो तो आप मोटिवेट करके वो निकाल देते हो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी सर नया रहता है, स्पेशली जो बिहार मतलब जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं। हाँ, क्योंकि सीबीएसई वाले में कुछ कर लेते हैं, यस सर, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को इंग्लिश को साफ इग्नोर कर देना पड़ता है। ठीक है, मैट्रिक तक तो किसी को पढ़ने के लिए कहा भी नहीं जाता, और 12 में आते हैं तो लोग कहते हैं पहले साइंस पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, फिर बाद में लास्ट आवर में इंग्लिश कर लेना। तो यानी कहने के तात्पर्य तुम्हारा ये है कि जो बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उन्हें कम से कम इंग्लिश पर अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, टीचर्स का ज्ञान हमें इंग्लिश के थ्रू ही मिलता है, तो वो उस चीज़ को मैं यानी कहने का मतलब वो मीडियम है जिससे हमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दूंगी, यानी सोर्स है, स्रोत है जिससे सब कुछ टाइप आता ऑफ है। सोर्स की हमें उसके थ्रू ज्ञान मिलता है, तो मैं उसे बहुत इम्पोर्टेंस दूंगी। चलो अब मैं चाहूँगा, अब हम लोग डिस्कशन को अंत करें, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई कि आप कौन कौन सा एडवाइस देना चाहोगी स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को जो अपने रक्सौल में रहते हैं, एज अ फॉर अ बेटर फ्यूचर, है ना, फॉर देयर बेटर फ्यूचर, एज अ बिग सिस्टर और एज अ फ्रेंड, क्या कहना चाहिए? सर मैंने तो अभी सुना आप शायद 10th का भी कोर्स का, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो मैं बोलूँगी यही कि जो बच्चे 10th में हैं अभी, वो भी आपके पास ज्वाइन करें, क्योंकि 10th से अगर इंग्लिश का इतना नॉलेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं 12th तक तो जो बिहार बोर्ड के हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर हो जाएंगे इंग्लिश में। बस आपका क्लास करके ही बच्चे पास हो सकते हैं, ऐसा मैं घर पे भी बोलती हूँ। मेरा खुद का भाई जो है, मैं उसे भी हमेशा बोलती थी कि तुम बस सर का क्लास ज्वाइन करो। कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न ये था कि आप
आप खुद एक ऑलराउंडर हो और आप कहीं ना कहीं हमें भी बनाते हो ऑलराउंडर। तो और इस पे मतलब मेरा जो 12th था, मैं 12th दे के ये था कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, तो कहीं ना कहीं CUET जो आया वो बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि उसके थ्रू ही मुझे कॉलेज मिला, जो कि DU का कॉलेज मिला। मैं कभी नहीं सोची थी सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में पढूं, क्योंकि वो एक ब्रांड है और उसमें सारे बच्चे चाहेंगे कि हाँ मैं जाऊं। तो CUET एक बहुत बेस्ट वे है कि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। और शायद अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है ना मई में, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर हम अपना टेस्ट ही नहीं लेंगे तो पता नहीं चलता है कि हम कितना सीखे हैं, कितना हमें और मेहनत करना है कि हमें और बेटर रिज़ल्ट आए। तो मैं प्रेफर करूँगी मॉक टेस्ट, और ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे हैं तो आप उसके थ्रू जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि अगर हमसे निकल जाए, हमसे कोई चूक ना हो और हम अच्छे से निकाल लें इसे, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना। तो सारे विद्यार्थी है ना, इनसे आप सीख लें और पढ़ाई की तैयारी करें। इस साल अगर नहीं भरे हैं तो अगले साल भरेंगे, क्योंकि ठीक है सर लाइफ में बहुत कंपटीशन है और कहीं ना कहीं पढ़ते हम हैं क्योंकि हमें अच्छा लाइफ चाहिए रहता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि उस चीज़ पे फोकस करो जो तुम्हारा फ्यूचर बेटर बना सके। तो कहीं ना कहीं CUET मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैं खुद ये एग्ज़ाम दी हूँ और मैं अभी कॉलेजेस में पढ़ रही हूँ, क्योंकि बाहर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और तो मैं सजेस्ट करूँगी कि CUET के थ्रू आप यानी CUET एक वे है, जैसे हाँ, वे क्योंकि कल को सारे इंडिया के कॉलेजेस CUET से ही क्या कहते हैं सिलेक्शन करेगी, क्योंकि दूसरा कोई कॉलेज मिलेगा नहीं आपको, और छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ने से कुछ होने नहीं जा रहा। ठीक है ना। चलो भाई, आपने आई और अपना कीमती समय निकाल के हमसे बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आप अपना माता पिता का नाम रोशन करें, आप अपने शहर का नाम रोशन करें, है ना। इसलिए आपके लिए